हमारे फादर के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे वो हमें सन बताएगा हमारी हॉरोस्कोप से। मून कैश फ्लो का भी कारक है, कैश फ्लो का भी। हम कहते हैं 4th हाउस में जिसका मून है, पैसे खर्च करें पैसे आएंगे, कंजूस ना बने। तो मर्क्यूरी हमारा है, बुध प्लैनेट उसे कहते हैं, और ये हमारी इंटेलिजेंस है, हमारा इंटेलेक्ट है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है, और हमारी राइटिंग को भी बुध ही रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी में भी हमारे जो 1 to 9 नंबर होते हैं वो हमारे पर्सनालिटी, वही प्लैनेट्स को बताते हैं। हमारा जो मूलांक होता है हमें बताता है कि हमें अपने आप को कैसे अलाइन करना है, कैसे हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करना होता है। उसी तरीके से भाग्यांक हमें बताते हैं हमें एक्शन क्या लेना है, हमारी डेस्टिनी को बताता है। अच्छा, हम नंबर्स को ज़रा समझ लेते हैं, क्योंकि हर किसी का मूल्यांक, राइट, तो वो अलग होगा। जैसे 1 से, अगर 1 से 9 तक मतलब 9 अलग अलग टाइप की पर्सनालिटीज़ होंगे, 9 अलग अलग टाइप का मूल्यांक होगा, राइट। अगर हम 1 की बात करें, 1 मतलब जो भी लोग 1 नंबर के, 10 नंबर के, 19 नंबर के, 28 नंबर को बॉर्न हुए हैं, ये उनके लिए है। देखिए, जो नंबर 1 है ये लोग राजा की तरह हैं। इनकी पर्सनालिटी जो है रॉयल पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंट नेचर है, अथॉरिटेटिव लोग हैं, लीडरशिप क्वालिटी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाएंगे तो लीडरशिप करेंगे, मैं करूँगा, मैं बैठा हूँ, आई विल डू इट, मतलब वो अपना लीडर जगह। अपनी वाइफ के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ, ये इनकी क्वालिटी है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, कभी गिव अप नहीं करते लाइफ में, और ओवर एम्बिशियस की वजह से इनकी रिलेशनशिप में भी इशू होते हैं। जैसे सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, वैसे इनकी लाइफ में भी अप एंड डाउन आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं राजा की जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो इनके अंदर है। और अच्छे लीडर, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लीड करना चाहते हैं। हर जगह पे जाएंगे तो लीड करेंगे अपनी लाइफ। हाँ जी। नंबर 2 हो गया। नंबर 29, 11 और 20th। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, क्योंकि इट इज़ रूल्ड बाय मून, मदर, तो मदरी नेचर होता है। ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं ये लोग 2 नंबर वाले। इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है। ये बहुत छुई मुई टाइप के होते हैं, अगर इन्हें कोई ज़ोर से भी डांट देता है ना तो ये रोना शुरू कर देते हैं। कई बार जैसे हम देखते हैं डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे 2 आ जाते हैं। 2 जैसे 2012 में कोई बॉर्न हुआ है तो 2 आ गया। अगर हम एक ग्रिड बनाते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कई बार तो मूवी देखते देखते रोना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसी सेंसिटिव इमोशनल मूवी होती है तो ये लोग वो देखना शुरू कर देते हैं। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो इनका क्या है, फ्लक्चुएटिंग माइंड बहुत है, कन्फ्यूजन्स बहुत है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये इन लोग की एक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। और अब नंबर 3 हमारा जुपिटर को रूल करता है, गुरु को। जो लोग 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर और 30 को पैदा होते हैं, वो लोग होते हैं, ये गुरु का नंबर है तो डेफिनेटली इनके अंदर विजडम और नॉलेज है, इंटेलिजेंस का नंबर है। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनकी माइंड विजुअलाइजेशन इतनी होती है कि सामने वाला क्या कर रहा है वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये लोग हमेशा ना नॉलेज के पीछे भागते हैं। अगर आप इनको पैसे दे दो और बुक्स दे दो तो किसको चूज़ करेंगे? बुक्स को। ये ना आपको कहीं पे भी जाएंगे, यहाँ से नॉलेज, मतलब इनको नॉलेज के पीछे ये लोग पागल हैं। क्रेविंग होती है जैसे नॉलेज की। लेकिन इनमें एक चीज़ होती है, ये लोग बहरूपिया होते हैं। बहरूपे का मतलब ये नहीं है कि ख़राब है, मतलब इनको जज करना ईजी नहीं है। फ्रेंड्स के साथ अलग, फैमिली के साथ अलग, सेल्फ के साथ अलग, मैरिड लाइफ मतलब रिलेशनशिप में, हर जगह इनकी अलग पर्सनालिटी है। इनके लाइफ में ये लोग काम बहुत एंथ्यू से शुरू करते हैं, आज हम करेंगे, आते आते टेटे फिश हो जाती है, कंप्लीट नहीं कर पाते अपने काम। तो यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं एक लाक होती है। ये इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। 3 नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 राहु। ये राहु से ड्रिवन करता है। ये लोग कि हमेशा नंबर 4 वालों के साथ 4 नंबर, जो लोग 4 नंबर से बॉर्न हुए हैं, 13, 22 एंड 31 जी। तो ये लोग का नेचर क्या होता है, ये लोग इनकी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल रहते हैं, हार्ड वर्क, इनको मज़े आते हैं हार्ड वर्क करने में। बिना हार्ड वर्क करे ये लोग रह नहीं सकते। इनको आप बैठा दो बिना हार्ड वर्क के तो ये बेचैन हो जाते हैं, इनको बीमारी हो जाएगी।
इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत धीरे आती हैं और इनकी लाइफ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्पिरेसी रहता है। आप जितने भी 4 नंबर वालों को पूछेंगे ना, तो जहाँ पे भी काम करेंगे कोई ना कोई इनका दुश्मन या कॉन्स्पिरेसी इनके अगेंस्ट चलती रहती है। ये लोग ना डेयर डेविल है, डरते नहीं है किसी से, अपना काम कैसे निकालना है, छुपे रुस्तम होते हैं, अपनी चीज़ों को ऊपर नहीं करेंगे किसी से भी। और लेकिन कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा होता है। अगर आज किसी से कमिटमेंट कर ली तो फिर कर ली, सलमान खान टाइप के। बस समय कमिटमेंट कर ली तो कर ली। तो इनका ये चीज़ अच्छा होता है, लेकिन इनमें एक चीज़ होती है, प्राउड होता है, आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मतलब सुनते नहीं है, ईगो बहुत है इनमें, प्राइड है, गुस्सा आता है, बहुत गुस्से वाले होते हैं ये लोग। और इनमें ये होता है कभी कभी ये लोग एब्यूसिव लैंग्वेज भी मैंने देखा है बहुत सारे नंबर्स में, कि इनको गाली दे के थोड़ा सा बात करने की, वैसे मजाक वाला, ऐसा नहीं कि किसी को स्पेशली दे रहे हैं, ये एक मजाक में। तो ये सारे नंबर 4 हैं। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 हमारा मर्क्यूरी है, हमारा बच्चा प्लैनेट है। तो मर्क्यूरी क्या है, ये लोग का ये एक बैलेंस का प्लैनेट है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि हमारा जो एक ग्रिड बनता है न्यूमरोलॉजी का, लोशो ग्रिड जैसे हम बोलते हैं, उसमें ये बीच में आता है, ये बैलेंस का, ये सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। आज इसके ये लोग होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है। इनके फेस से आप ये जज नहीं कर सकते क्या ये परेशान है या नहीं। अगर आपके साथ बैठे अंदर चल रहा होगा, यार कल किसी का चेक देना है, क्या करना है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, आपसे हंस हंस के बातें करेंगे। इनकी बातों करने का बहुत शौक है, गंजे को कंगी कैसे बेचनी है इनको पता है, मतलब इतना अच्छा इसका ही रहता है। और बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े, अडैप्टेबल, सबके साथ कनेक्शन बना, इसलिए वो बैलेंस है। वो बैलेंस नंबर, तभी इसको बैलेंस का नंबर कहा गया है। न्यूमरोलॉजी में बहुत इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। कि अगर आपकी लाइफ में अगर ये नंबर है तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेते हो। करेक्ट। नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 शुक्र, वीनस। सीधा सुनते ही हमें लगता है लग्जरी, पैसा। जितने भी नंबर 6 हैं, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर से रूल करते हैं। ये लोग लग्जरी लवर होंगे सबसे पहले। इनको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, ये कंप्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं है। क्लीनिनेस इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कपड़े भी रात को प्रेस करके सोते हैं, प्रेस करके पहन के सोते हैं, मतलब इनको क्रीज भी ख़राब हो जाए तो इनको लगता है कुछ मिसिंग है। परफ्यूम्स का बहुत शौक होता है। मार्केट जाएंगे तो एक की जगह शॉपिंग करने जाएंगे, एक पसंद करके 2-3 ले आएंगे, कहते हैं दिल मांगे मोर। इन लोग का सीधा है, जाएंगे। उसके बाद इन लोग का ये है, गुरु घंटाल भी होते हैं। क्या मतलब? गुरु घंटाल का मतलब होता है अपना काम छुपे, अपना काम कैसे निकालना है, टेढ़ी उंगली करनी है, सीधी उंगली करनी है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट प्लैनेट है और हेल्पिंग भी है। रिश्तों में कभी कभी धोखा भी मिलता है इन लोगों को, इनकी नेचर के वजह से। तो ये नंबर 6 है। नंबर 7। नंबर 7 केतु। केतु सुनते ही हम बोलते हैं कि नंबर 7 वाले नंबर 7, नंबर 16 और नंबर 25 से जिससे बॉर्न होते हैं लोग, उनके लिए है ये। 7 नंबर वाले ये है डिटैचमेंट का, आइसोलेशन का। ये ऐसे लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, इनका ब्रेन बहुत एनालिटिकल, रिसर्च में डीप में जाएंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे बहुत डीप में चले जाएंगे। जब तक उसकी डेप्थ में जाके उसका पूरा मतलब कर नहीं लेंगे ना तो इनको चैन नहीं मिलेगा। और ये लोग कन्फ्यूजन का प्लैनेट है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि इनका सर नहीं होता, धड़ होता है, तो ये कन्फ्यूजन का प्लैनेट है। ये लोग बहुत दिल से सोचते हैं, लॉजिक से नहीं। जैसे राहु है, राहु लॉजिक के ऊपर जाता है, केतु इमोशनल में जाएगा। तो 2-3 बारी तो इन लोग के दिल टूट ही जाते हैं लव अफेयर्स में। तो वो कहीं ना कहीं इनके लिए ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। इन लोगों को ओवर थिंक करते रहेंगे, जिसका कोई मतलब भी है ना वो भी सोचते रहेंगे। तो इनके लिए मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग नहीं करें, स्टेबल रहें अपनी लाइफ में और ये चीज़ करें। नंबर 8। नंबर 8 शनि है। 8, 17 और 26 ये शनि है, शनि से ड्रिवन होते हैं। शनि सुनते ही ये हमारा अगेन ये भी स्ट्रगल का नंबर है। इसको हम कहते हैं बुलडोज़र।
ओके इनको जितना आप हार्ड वर्क कराओगे उतना खुश हैं, क्योंकि ये शनि हमारे हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट होता है सर्वेंट को दिखाते हैं। आप सर्वेंट से जितना भी काम करा लो कभी थकते ही नहीं है वो, मतलब उनको ये पद्धति दी गई है। ऐसे इनको बुलडोज़र कहते हैं। 8 नंबर वाले बुलडोज़र हैं। इनको आप पूरी रात दिन काम करा लो, दे आर ऑन देयर टोज, ओके काम करने के लिए रेडी। ये लोग ना, इनकी लाइफ में भी बहुत डिले आती हैं काम में। कोई भी काम शुरू करेंगे डिले आ जाएगी, ऑब्स्टिकल्स आ जाएंगी, क्योंकि शनि है ना, कहते हैं हार्ड वर्क कराऊंगा, कर्म कराऊंगा, तब जाके देखो रिजल्ट। डिले इज देयर, डिले इज देयर, डिनाइड नहीं है, मिलेगा ज़रूर आपको, लेकिन हार्ड वर्क से मिलेगा आपको। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। फाइनेंस का बहुत अच्छा नंबर है, कैसे अपने फाइनेंस को कहाँ लगाना है, कैसे करना है, दे नोज वेरी वेल। और ये लोग ना थोड़े से स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं। अच्छा, किसी की बात नहीं सुनना चाहते, अपना जहाँ अड़ गए तो अड़ गए। इनकी एक और खास बात होती है कि ये लोग जहाँ बैठ जाते हैं ना, इस जगह को भी चेंज नहीं करना पसंद करते। जैसे डाइनिंग टेबल है, अगर एक जगह की 8 नंबर है, वो अगर वहाँ पे बैठना चाहे तो वही पर्टिकुलर वहाँ पे ही बैठेगा। ऑफिस में भी होते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं इसी डेस्क पे बैठूंगा, और फिर वो चेंज नहीं, वहाँ से चेंज पसंद नहीं करते। हाँ। तो कुछ ना कुछ देखो, इनकी ना विल पावर अच्छी होती है। ये लोग ना गिव अप नहीं करते। बहुत बारी लाइफ में इनके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन ये फिर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमारे पास विल पावर है, हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो हम कुछ भी अचीव करते हैं। और ये लोग अचीव करते हैं एक स्टेज के बाद आके। आप देखते हैं जो इनकी सेकंड फेज ऑफ लाइफ होता है, जैसे हमारे 3 या 4 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, तो इस सेकंड फेज की लाइफ के बाद इनकी ग्रोथ शुरू होती है। अच्छा, 1 ईयर तो इनका निकल जाता है। 20 से 25-30 साल तक तो ये लोग स्ट्रगल ही करते हैं। उसके बाद इनकी लाइफ में एक अचीवमेंट आता ज़रूर है। जब कमाते हैं तो बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन बस ये है हार्ड वर्क करना। और नंबर 9 एक कंप्लीटिशन का नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है। जैसे हमारा जितने भी हमने 8 नंबर कंप्लीट किए जी, जैसे 9 नंबर से जो लोग ड्रिवन होते हैं, 9 नंबर, 18 नंबर और 27 नंबर, ये लोग ये कर्मा पे होते हैं। जैसे कर्म वैसा भुगतते हैं। आप जैसा कर्मा करोगे, जब मैं आपको जो भी बोलूँगी, अगर आपने अच्छा बोला तो अच्छा आएगा, बुरा बोला तो बुरा आएगा। अच्छा, 9 नंबर का प्लैनेट क्या होता है? मार्स, ओके, मंगल। ओके। एग्रेसिव होते हैं, हाँ, सुनते नहीं है किसी की। हाँ, इनकी सबसे अच्छी चीज़ होती है अपनी प्राइड के लिए जीते हैं। इज्जत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके बारे में बैक बिचिंग कर दी कि ये करना है, उसके बारे में बात कर ली, तो ये फिर कट नहीं बात करेंगे। ये लोग इतने हेल्पिंग होते हैं, 9 नंबर वाले और जितने भी ये बॉर्न हैं। अगर आप इनको रात को 3 बजे भी बुलाओगे कि यार मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आ जाओ, वो आ जाएंगे। क्या आपसे दुश्मनी भी होगी ना, अपनी ईगो को छोड़ के आ जाएंगे। इगोइस्टिक होते हैं, हेल्पिंग नेचर होते हैं, हेल्पिंग बहुत नेचर होती है। अपने आप को भी बेच के लोगों की सेवा करते हैं ये लोग। सलमान खान वन ऑफ द एग्जाम्पल। अच्छा, ही इज़ वेरी हेल्पिंग। उसके बाद कोई भी हेल्प मांगने जाता है, मना नहीं करते वो। बिल्कुल, हाँ। तो ये 9 नंबर एक कंपटीशन होता है, इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। जितने भी 8 नंबर हैं उनके सारे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। कन्फ्यूजन इनकी लाइफ में भी रहती है बहुत, और इनकी मैरिड लाइफ में भी कभी ना कभी अप एंड डाउन रहते हैं। ये मतलब छोटे से सिग्निफिकेंट हैं इसके। ऑल ओवर दे ज़्यादा। बिजनेस को लेके अगर जब हम देखते हैं, जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या नया प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना है बिजनेस के अंदर, कोई प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है, तो कैसे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को कैसे उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें? हाँ, ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए, शुभ मुहूर्त तो किसी भी चीज़ के लिए हम निकालते ही हैं। शुभ मुहूर्त क्या होता है, ये भी हमारी एस्ट्रोलॉजी में एक पंचांग आती है, जो मेरे को लगता है सबको अपने पास रखनी चाहिए, जिसको पढ़ना आता है बेसिकली। ये हमारी तिथि, नक्षत्र, डेट और हमारा प्लैनेट, मतलब उसके अंदर सब कुछ प्री डिस्टाइंड है। ओके। तो हम लोग उससे हम अपना शुभ मुहूर्त चेक करते हैं। वो इसलिए चेक करते हैं, जैसे आज हम बिजनेस कुछ करने जा रहे हैं, तो क्या अच्छा मुहूर्त है, राहु काल का टाइम तो नहीं, क्योंकि राहु काल हमने अभी पीछे बात की, राहु एक मिस्चीफ प्लैनेट है, ऑब्सेसिव प्लैनेट है। हमने जैसे राहु काल में काम शुरू हुआ, वो ऑब्स्टिकल देगा ही देगा। अच्छा। तो इसलिए हम अपनी हॉरोस्कोप से देखते हैं हमारे लिए कौन सा शुभ मुहूर्त अच्छा है, तो हमें पंचांग बताती है।
हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर मैं अगर सपोज पंचांग देख रहा हूँ, तो पंचांग एक नॉर्मल वो टाइम बताएगा कि इन जनरल ये एक ऑस्पिशियस दिन है। मतलब कभी कभी होता है ना कि ऐसे कि शुभ दिन होते हैं, लोग बहुत सारी शादियां उस दिन हो रही होती हैं, ये होता है, ठीक है। लेकिन उसको अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से भी उसको देखना जरूरी है कि मेरे लिए ये दिन अच्छा है या नहीं। जो वैसे तो एक जर्नल होता है, ये जर्नल होता है पंचांग, ये हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं इसको, ये जर्नल होता है। लेकिन हाँ, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं बिजनेस आपके लिए कौन सा, मतलब अगेन वही हॉरोस्कोप से ही हम बताते हैं पर्सन की, ओके, कि आपके लिए शुभ मुहूर्त तो सबके लिए चल रहा है अच्छा, आपके लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा है, आप कौन से शुभ मुहूर्त में जाओगे, हम उनकी हॉरोस्कोप से कोरिलेट करके बताते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से आप ये हेल्प कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस आपके लिए अच्छा है, और कब उसको स्टार्ट करना चाहिए या कब उसको। देखिए बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, तो जब हम उसकी हॉरोस्कोप देखते हैं, हम देखते हैं उसके लिए बिजनेस बना ही नहीं है, और वो बिजनेस कर रहा है लॉस हो रहा है, कर रहा है लॉस कर रहा है, चलता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं चलता नहीं है, थोड़ा सा चला फिर लॉस हो गया, मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं रहती बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगेन हमारा 7th हाउस है, जैसे हमने बात की हॉरोस्कोप में, वो हमें बताता है कि क्या पर्सन बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता। 7th हाउस में कोई राशि होती है, उसका लॉर्ड की प्लेसमेंट देखते हैं हम, और मर्क्यूरी देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, मर्क्यूरी हमारा बिजनेस का कारक है, तो मर्क्यूरी की प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। 7th हाउस को देखते हैं क्या वो एफ्लिक्शन में नहीं है। एफ्लिक्शन का मतलब होता है क्या राहु मार्स शनि का कोई एस्पेक्ट तो नहीं है 7th हाउस पे, जो उसके अंदर राशि बैठी है, जो प्लैनेट बैठे हैं, क्या वो फेवरेबल हैं बिजनेस के लिए, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो हम लोगों को बताते हैं कि देखिए ये बिज़नेस आपके लिए अच्छा, ये आप बिज़नेस के लिए नहीं बने, आप जॉब के लिए बने हैं, और अगर आप बिज़नेस के लिए बने तो कौन सा बिज़नेस कौन से नक्षत्र में कौन सी दशा में आपको फेवर करेगा, हम वो सारी उनको गाइडेंस देते हैं। तो उनको ये पता चल जाता है कि हम इतने टाइम से गलत कर रहे थे, एक गाइडेंस मिल जाती है। गाइडेंस लेने के बाद उनको पता है कि अभी मैं इस दशा में अगर अपना बिजनेस शुरू करूँगा तो मेरे लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, लॉस आएंगे, तो वो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वो 1 साल 6 महीने डिपेंड करते हैं उनकी दशा कब तक चलती है। नहीं तो हम थोड़ी सी कुछ रेमेडीज दे जाते हैं जिससे जो उनका प्रेजेंट चीज़ें हैं वो थोड़ी सी स्टेबल रहे। हम चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ रिलीफ दे सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है, रिलीफ मिलता है, डेफिनेटली रेमेडी से रिलीफ मिलते हैं। क्या रेमेडीज होते हैं? जैसे बिजनेस अगर है, कोई बिजनेस रिलेटेड कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, तो क्या कुछ ऐसी जेनरिक चीज़ें हैं जो लोगों ने बिजनेस के लिए करना चाहिए, जैसे कि इस डायरेक्शन में ये हो या इस कुछ इसमें 2-3 पॉइंट हैं। ओके। तो देखिए जैसे कि बिजनेस के लिए सबसे पहले हमें अपने बुध को ठीक करना है, मर्क्यूरी जिसे हम बोलते हैं, बुध प्लैनेट को ठीक करना है। जिसका बुध अच्छा है वही बिजनेस कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट। ओके। अब बुध को कैसे ठीक करेंगे? बुध हमारा बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। हमारी ग्रीन एक हरी मूंग आती है, अगर हम बर्ड्स को फीड करते हैं रेगुलर तो हमारा बुध ठीक होता है। दूसरा, बुध हमारी बेटी, हमारी बुआ, हमारी बहन, हमारी मासी, हम इन चारों से अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे करते हैं तो हमारा बुध ठीक होता है। हम बताते हैं, अब उनको देखना है कि उन्हें कैसे अपनी लाइफ में बुध की एंट्री करनी है जी। उसके बाद हम अपने फूड से, डाइट से भी हम मर्क्यूरी को मतलब बुध प्लैनेट को ले सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर की चीज़ें बुध रिप्रेजेंट करता है, आप अपने खाने में ग्रीन कलर की चीज़ें लें, उससे आपका बुध प्लैनेट ठीक होगा। तो खाने में ग्रीन यूज़ लेना ये ना सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं बट ऑल्सो बुध के लिए अच्छा है। हाँ, तो बुध के लिए भी अच्छा तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कभी भी खाएं। हाँ, तो ये लेकिन अच्छा ये हमारे और ये बुध के लिए भी अच्छा है। देखिए कहीं ना कहीं हाँ। हर चीज़ का कनेक्शन है। आप जो खाते हो, पीते हो, पहनते हो, परफ्यूम यूज़ करते हो, गाड़ी यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे 9 प्लैनेट से जुड़ी हुई हैं। हाँ। बुध हमारा ग्रीन कलर्स भी हम कलर्स से भी लेते हैं। हाँ। जिसका जो कलर हम कहते हैं, अगर आपको पास टाइम नहीं है, बहुत लोग कहते हैं मैम हमारे पास टाइम नहीं है रेमेडीज़ करने का। रेमेडीज़ क्या होती है? मंत्रा होते हैं, तंत्रा होते हैं। हम किसी चीज़ को मतलब पानी में हम प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं, कुछ बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, वो मेजर उस पर बोलते हैं जिसको मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है।
तो हम कहते हैं आप कलर यूज़ करो, ग्रीन कलर यूज़ करो, मतलब हम सारी चीज़ें देख के करते हैं। सपोज हमने ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास आते हैं कि मैम ऐसे ऐसे हमें किसी ने बताया ग्रीन कलर हमने यूज़ कर लिया, जनरल रेमेडी देखी उन्होंने ग्रीन पहनना शुरू कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी हॉरोस्कोप में बुध खराब है। बुध खराब में हम ग्रीन को नहीं पहनेंगे। ये भी एक नॉलेज है जो लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो जैसे बहुत आपने important है। हाँ। आपने देखा अच्छा बुध को ठीक करने के लिए ग्रीन पहनना अच्छा है। 5 नंबर की हमें अगर वो लेनी है, जब जिसकी लाइक डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, हाँ। आप 5 नंबर में ग्रीन कलर पहनो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको डिसाइड करना, अगर आपका बुध खराब है आपको बहुत पीछे लेके चला जाएगा, आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, मतलब उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं कि बुध से रिलेटेड आप भूलना शुरू कर दोगे, आपका माइंड काम करना नहीं चाहिए, आपके इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम आएगी, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन मतलब आप बिजनेस के लिए सब लोग अपना अपना ग्रीन पहनना नहीं, शुरू नहीं, करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। डिपेंड्स ऑन कि आपके Absolutely. हॉरोस्कोप में कैसा है। हमें देखना पड़ता है कि क्या पोजीशन है, क्या अच्छा है तो आप पहनो। तभी हम कहते हैं ना कि गाइडेंस की ज़रूरत है, हाँ गुरु के बिना ज्ञान नहीं। बिल्कुल। हाँ तो वो चीज़ अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोग डरते हैं इस चीज़ से। एक तो एक शनि बोलते हैं, 7.5 का शनि की 7.5, तो क्या होता है एग्जैक्टली 7.5 शनि और कैसे उसको? देखिए, जहाँ से आप हमें पता है कि शनि जो है कर्म का प्लैनेट है, जस्टिस का प्लैनेट है। कर्म जो शनि क्या होता है, 7.5 क्या होती है, 7.5 में ये होता है कि शनि हमारा भारी प्लैनेट होता है। जैसे हमने बताया कि वो 29 से 30 साल लगाता है एक राउंड कंप्लीट करने में। तो क्या होता है कि हमारा जो नेटल मून है, अगेन मून आ गया, नेटल मून के ऊपर जब हमारा सैटर्न ट्रांजिट करता है, अब ट्रांजिट के बारे में भी थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगी। जब हमारा नेटल मून के ऊपर सैटर्न आता है, उसके आगे के घर और पीछे के घर, क्योंकि भारी प्लैनेट है ना, वो पीछे का भी रिजल्ट देता है, आगे का भी रिजल्ट देता है। तो वो 2.5 साल एक राशि में रहता है, जिसमें नेटल मून में एक 2.5 साल पीछे रहता है, 2.5 साल आगे रहता है। जैसे अभी कुंभ, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न, इन पे शनि की 7.5 चल रही है। तो जिनकी 11 नंबर मतलब कुंभ में और एक्वेरियस, कुंभ, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस में मून है, उनकी अभी 7.5 चल रही है। ओके। तो हर एक अपने राशि के हिसाब से देखें तो जब शनि उसके पिछले वाले राशि में 2.5 साल रहेगा, जो अपने और अगले वाले में, ये तीनों मिला के फिर 7.5। अगर जैसे कैप्रिकॉर्न में आया, पहले वो 2.5 साल वहाँ रहेगा, आपके 7.5 शुरू हो गई, क्योंकि आपका एक्वेरियस में मून बैठा है, पिछले घर का रिजल्ट देना शुरू कर देगा। फिर शनि मून के ऊपर आएगा एक्वेरियस में, जहाँ पे आपका मून बैठा हुआ है। उसके बाद पाइसेस में आएगा। ये 2.5 साल, 7.5 साल की हमारी शनि की 7.5 होती है। ओके। तो एक इंसान के लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है? एक बार हो सकता है 7.5 या बहुत बार हो सकता है? नहीं, ये लाइफ का मैंने बोला ना 30 साल का सिनेरियो, 29 to 30 ईयर्स में राउंड कंप्लीट करता है। 30 साल में एक बार 7.5 का हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि इंसान कितना। कई बच्चों की आ जाती है, बचपन में ही आ जाती है किसी की। हाँ, क्योंकि उनका नेटल मून कहाँ बैठा है पता नहीं है ना। और क्या 7.5 का मतलब शनि का ये जो टाइम है 7.5 साल, क्या ये हमेशा बुरे ही होते हैं या? देखो, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। शनि क्या है, हमारे गुड कर्मा और बैड कर्मा के लिए हमें शनि की 7.5 लेकर आता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमने जो पुराने जन्म में, पूर्व जन्म में हमने गुड कर्मा किए हैं, बैड कर्मा किए हैं, उसका रिजल्ट देने ये अभी आता है। और जो हम अभी प्रेजेंट भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी हमें शनि की 7.5 में मिलता है। तो ये क्या करता है कि शनि कहता है हार्ड वर्क करो, कर्म करो, जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेली रूटीन। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपकी शनि की 7.5 आपको बहुत कुछ देके चली जाएगी, बहुत कुछ। और जो देखो, मेंटल स्ट्रेस आता है क्योंकि शनि जब मून से मिलता है, तो शनि मून क्या है, मून पानी है, शनि लोहा है, जंक लग जाती है। तो इसे हम विष योग भी कहते हैं, हॉरोस्कोप में अपने विष योग भी कहते हैं। तो क्या होता है कि ओवर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस आता ही आता है।
लोग इस टाइम पे अपनी जॉब चेंज करते हैं क्योंकि माइंड को घुमा देता है वो। कर्म कर, मैं दूसरी जगह जा, हार्ड वर्क कर, क्यों एक ही जगह पे बैठा है, चेंज कर। आप देखेंगे 90% लोग या तो जगह चेंज करते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं, जॉब में चेंज करते हैं, और कई लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में आ जाते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे। तो जिनकी 7.5 चल रही है, हाँ जी। उनके लिए क्या करना चाहिए? मतलब ज़्यादा मेहनत जहाँ पे भी हो आप, या क्या करना चाहिए exactly? अगेन हम देखते हैं कि शनि की 7 हमें अच्छा रिजल्ट देगी, बुरा रिजल्ट देगी, क्योंकि वो भी हमारी हॉरोस्कोप से ही है कि शनि की प्लेसमेंट से हम देखते हैं शनि अच्छा है बुरा है, पहले तो हम उसके हिसाब से बताते हैं। लेकिन जर्नल रेमेडी इसमें मैं ये कहूँगी कि आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आप में विल पावर, जो परेशानियाँ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अगर आपको झेलने की कैपेसिटी मिल गई, आप उसे झेल पाए ऑब्स्टिकल्स को, हार्ड वर्क को, तो आप सोचो ना आप क्या निकलोगे, सोना बन के निकलोगे ना। तो इसलिए हम कहते हैं मून को स्ट्रॉन्ग करो, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि शनि आता है मून को दबा देता है, अपने मन को नेगेटिव थॉट देना, क्योंकि विष योग बन गया, ओवर थिंकिंग करना, एंजाइटी में जाना, वो सोचता ही रहता है, कर्म नहीं करता। तो लोग रोते रोते फिर आते हैं हमारे पास कि मैम शनि की 7 आ गई, बचाओ हमें। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लिटरली सबको कहूँगी कि शनि की 7 को पॉजिटिव लें, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, कर्म करें, हार्ड वर्क करें, चैलेंजेस आए उनको एक्सेप्ट करें और फिर उस पर वर्क करें। वाह, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली आपने कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और ऐसे जो जिस चीज़ से लोग अक्सर डरते हैं वो है नज़र। लाइक बोलते हैं कि नज़र लग गई। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है आजकल कि बिजनेस पे कोई अच्छा कर रहा है तो बोलते हैं कि मेरा कुछ ख़राब हो गया तो बोलते हैं नज़र लगी। क्या नज़र होता है एक्चुअली? हाँ बिल्कुल होता है। हमारे पुराने धर्म में हमारी दादी नहीं कहती थी कि बेटा बाहर जा रहे हो काला टीका लगा जाओ, नज़र होती है। देखिए नज़र होती है, बिल्कुल होती है, एग्जिस्टेंस भी है, पुराने ज़माने से, एंशिएंट टाइम से होती है। नज़र हमारी 2 तरह की होती है, बुरी नज़र, अच्छी नज़र। हमारी माँ की भी नज़र लग जाती है जब भी हम कभी, और ख़ुद की भी नज़र लग जाती है हमारी, जब हम शीशे में देखते हैं, हम कहते हैं आज हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं। नज़र क्या है? एक अच्छी एनर्जी, एक बुरी एनर्जी। ये भी ना हमारी लाइफ में एनर्जीज हमारे साथ ही आती है जब हम बॉर्न होते हैं। तो कई लोग पॉजिटिव वे से भी बोलते हैं, तब भी नज़र लग जाती है और बंदा बीमार हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बचपन में मैंने एक वाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी, तो मेरे फादर ने बोला आज तो मेरी बेटी बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे 1 हफ्ता बुखार रहा था मैं बुखार में पड़ी रही। तो ये फादर अपने बच्चे की गलत तो नहीं सोचेंगे। लेकिन आजकल क्या है, नज़र का मतलब लोग जेलस हैं। हम खुश हैं नहीं है, सामने वाला खुश क्यों है, उसने गाड़ी क्यों खरीदी, उसने बंगला खरीद लिया, उसकी शादी हो गई, अच्छा लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छा वो फॉरेन जा रहा है, फॉरेन में सेटल हो गया, तो मतलब बच्चे हैं, अच्छा उसके लड़का है, मेरे लड़का नहीं है। ये जो जेलस फैक्टर और ये सारी चीज़ें कर रही है, उसकी वजह से ये लोग नज़र करते हैं, तो ये लोग कुछ गंदे काम करते हैं। उसको मतलब नज़र टोकला लगा देंगे, उसके घर में कुछ डाल आएंगे, तो उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ में उसको जो बंदा अच्छा खासा आदमी या औरत कोई काम कर रहा होता है, वो अपने लाइफ में एंजाइटी में, डिप्रेशन में जाना। तो ये इंटेंशनल, एक तो अनइंटेंशनल हो गया कि किसी ने देखा लाइक अरे वाह वो इसका तो बहुत अच्छा है, वो एक अनइंटेंशनल हो गया, राइट? और दूसरा ये जो आप बोल रहे हैं इंटेंशनल, कि किसी के जाके मतलब जिसको ब्लैक मैजिक बोलते हैं। हाँ वो देखो बिल्कुल ये ब्लैक मैजिक है। देखो क्या होता है कि हमारी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, जैसे आपने बात की, आज हम लोग, जैसे मैंने अपने फादर का एग्जांपल दिया, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला था तो इंटेंशन तो उनकी अच्छी थी, लेकिन मेरे को फिर भी नज़र लगी। हाँ। तो आप सोचो नज़र का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझ रहे हो? पॉजिटिव एनर्जी से भी, पॉजिटिव लोगों से भी नज़र लग गई, तो सोचो नेगेटिव एनर्जी से इंसान का क्या हाल होगा। तो जहाँ तक आपने ब्लैक मैजिक की बात की है, यस, देखिए जहाँ तक अभी मैंने बहुत सारे, जैसे हमने देखा है पॉडकास्ट हमारे चल रहे हैं इंस्टा पे, सारी चीज़ें कि वशीकरण होता है, सारी चीज़ें होती है, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, मैं इसको मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे एग्जांपल्स, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। इनमें से क्या होता है कि 20% लोग हैं जो एक्चुअली ब्लैक मैजिक से प्रॉब्लम में हैं। बाकी सारे नज़र होती हैं, कुछ कर्मा होते हैं,
कुछ ऋण होते हैं हमारे हॉरोस्कोप में, ऋण भी होते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण, पितृ दोष, बहुत सारे दोष होते हैं। उसकी वजह से भी जब उनकी दशा चल रही होती है ना, उनको फेस करना पड़ता है। उनको लगता है ये ब्लैक मैजिक है, ऐसा नहीं है। ऋण मतलब कर्जा जो पुराना, हाँ, पुराना पितृ, जैसे हमारे जो एंसेस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कोई गलतियाँ की, वो भी हमारी हॉरोस्कोप में आएगा। हमारे दादा ने कुछ गलती की, नाना ने करी, वो सारी चीज़ें हमारे हॉरोस्कोप में आएंगी। ये तो मतलब एक टाइप का हो गया कि सफरिंग जो बंदा वो करता है। जो ब्लैक मैजिक, लाइक क्या प्रैक्टिकली लोग लाइक लिटरली ऐसा एक दिन बैठ के मतलब करते हैं कि मैं मुझे इसको नुकसान पहुंचाना है, ऐसे करते हैं लोग रियली? नहीं, मतलब ये एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। ओके। ब्लैक मैजिक देखिए क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। ब्लैक मैजिक होता है कि ये ना एक इंद्रजालिक बुक है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। इंद्रदेव इसको यूज़ किया करते थे लोगों को अपना काम निकालने के लिए, वश में करने के लिए, अच्छे पॉजिटिव वे में। जैसे रावण भी यूज़ किया करते थे, उनके पास शक्तियाँ थी, तंत्र विद्या थी उनके पास, वो वशीकरण करते थे कि सिपाही सब जो वो कहें उसकी बात सुने। लोगों ने अभी क्या किया, इसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अभी जो लोग कहते हैं ना, एक हफ्ते में वशीकरण करके ये लड़की पट जाएगी, आपका काम हो जाएगा, आप ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जर्नल जो ह्यूमन बीइंग है, हम जैसे लोग जो फैमिली वाले लोग हैं, ये लोग नहीं कर सकते तंत्र विद्या। इसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक जगह चाहिए, आप समझ रहे हैं। जैसे कि 4 तरह के हमारे ये ब्लैक मैजिक होते हैं। एक होता है हमारा बंदर क्रिया, एक होती है हमारी मरण क्रिया, एक होती है हमारी उच्चाटन क्रिया, एक होती है हमारी मुठ करनी क्रिया। ये चारों के अलग अलग है। बंधन होता है रिलेशनशिप और हमारे बिजनेस को बुरी तरीके से हिट कर देते हैं। मरण क्रिया जो आपने देखा होगा, एक शैतान मूवी भी आई थी, उसमें वो गुड़िया के अंदर, वो एक सही बात है। तो वो क्या करते हैं कि लोगों का वो ले लेते हैं, लोगों की फ़ोटो ले लेते हैं, उनका कोई कपड़ा ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, फिर उसके अंदर सुइयाँ छुपाते हैं। मतलब ये मरण क्रिया जो होती है वो लिटरली इंसान को मार देती है। उच्चाटन क्रिया में लोगों का माइंड को बांध देते हैं, फोकस करना बंद कर देता है बंदा। और उसका ये लास्ट वाली मुठ करनी क्रिया में रिलेशनशिप को लेके उसको अलग करना है, ये करना है, उसको वश में करना है। होता सब कुछ है, लेकिन जर्नल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कहते हैं 1 हफ्ता 1 महीना, ऐसा नहीं होता। मेरे पास एक लड़का आया था, बहुत ही प्यारा बच्चा था वो, 25 साल का लड़का था वो। कहता है मैम बहुत ही डिप्रेशन में था, बेचारे का ब्रेकअप हुआ था। आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत छुई मुई हैं। ब्रेकअप हुआ था, उसने एक किसी से कांटेक्ट किया, मैं किसी के लिए बोल नहीं रही, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी से कांटेक्ट किया। उसने बोला कि बेटा मैं उसको बुला लूँगा आपके पास। उससे 2 लाख रुपए लिए उस बड़े लड़के ने। मैंने से पूछा कि 2 लाख रुपए कहाँ से आए आपके पास, आप तो पढ़ते हो अभी, मतलब जॉब भी नहीं करे, आप तो घर में हो। उसने अपनी मम्मी के पैसे चुराए वो वशीकरण कराने के लिए, लड़की को पटाने के लिए। अब मैं लाइव हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस बच्चे के पैसे चले गए, वो सुसाइडल थॉट्स में चला गया। फिर समाव किसी ने उसको मेरा रेफरेंस दिया, मेरे पास आया, तो मैंने सोचा, मैंने उसकी बातें सुनी, सारी चीज़ें सुनी, उसने बताया। उसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी। और देखिए यही हमारे एस्ट्रोलॉजी में हमें यही बताया कि हमें गाइडेंस देनी है लोगों को, हम बचाने के लिए आए हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है विद्या का सही यूज़, सही तरीके से गाइडेंस, और उनको रिलीफ दे। अगर मरने वाले को हम पहले ही बोल दे तू जाके नहीं होगा तेरा कुछ, तो पहले ही मर जाएगा वो। ठीक है ना। तो मैंने उसको काउंसलिंग की 3 महीने। मैंने उससे बोला आएगी, मैंने उसे आश्वासन देना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं वो सुसाइड कर लेता। ये भी कभी कभी हमें ये बोला गया है कि अगर किसी की ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा झूठ बोले तो चलता है। तो मैंने किया 3 महीने में वो काउंसलिंग, उसको ये समझाया कि जो तुझे छोड़ के चली गई, अगर तू उसे वापस भी बुला लेगा तो क्या तुम्हारा रिलेशन वैसा रहेगा? किसी का आप ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो? तो उसको वो चीज़ समझाई गई, उसके मूड को स्ट्रॉन्ग किया गया। क्योंकि जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं, किनको होते हैं? जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जो मन से बहुत कमज़ोर होते हैं, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ब्लैक मैजिक के से बचने का सबसे मेन तरीका है कि अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, विल पावर को स्ट्रॉन्ग। ये तो पहला है, डेफिनेटली मन को स्ट्रॉन्ग करना है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ब्लैक मैजिक के उसमें आ ही नहीं पाओगे। ओके। और ब्लैक मैजिक
ये यहाँ नहीं होती है। एज अ घर में बैठ के ब्लैक मैजिक नहीं हो जाएगी, वो लौंग ले लो उसके ऊपर घुमा दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ब्लैक मैजिक होता है शमशान घाट में, जैसे जो हमारे जहाँ पे हम बरेट करते हैं वहाँ पे होता है। उसके लिए स्पेशल तांत्रिक होते हैं जो आम लोगों को नहीं मिलेगी, हमें आपको नहीं मिलेगी। वो कहीं ना कहीं एक बहुत अलग जगह के बैठे हुए हैं, वो भी खाली 20% लोग हैं, 80% मिथ है ये। और उनसे हम कराते हैं, अब कहाँ जाएंगे, वो अगर लेते हैं तो डेफिनेटली वर्क करते हैं, लेकिन आम इंसान इसको नहीं कर सकता। ये भ्रम है, इल्यूजन है। कई लोगों को तो इल्यूजन होता है हमारे पास ब्लैक मैजिक हो गया, उसको ये नहीं पता हमारी दशा अच्छी नहीं चल रही है। तो अगर हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ने ब्लैक मैजिक ही किया, वो हॉरोस्कोप देखना और उसको स्टडी करना ज़रूरी है कि हमारे इसमें क्या हो रहा है। आप हॉरोस्कोप से बता सकते हैं आपको ब्लैक मैजिक होगा या नहीं होगा। अच्छा, हाँ, जैसे कुछ छोटी छोटी प्लेसमेंट है, राहु है 8वें घर में, अगर राहु होता है और मैलेफिक इन्फ्लुएंस में होता है अगेन, तो कहीं ना कहीं हम उसे बोल सकते हैं, अगर उसकी दशा चल रही है तब हम उसे बोल देते हैं हाँ तेरे पर ब्लैक मैजिक है। राहु लगन में, राहु 4th हाउस, 7th हाउस, कुछ कुछ प्लेसमेंट है 6th और 12th, ऐसी कुछ 5-6 प्लेसमेंट्स हैं, हम उसको देख के बता देते हैं। खाली राहु फैक्टर नहीं लेते, और भी प्लैनेट्स लेते हैं, तो व्यूअर ये ना सोचे कि राहु 8 में तो मेरे पर ब्लैक मैजिक हो गया, तो वो नहीं लेंगे हम। तो बेसिकली लाइक इतने सारे मतलब कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस देखने पड़ते हैं। बेस्ट हमेशा ये है कि अगर किसी को भी अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना है तो वो एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। जैसे आपको अगर कोई आके अपना डिटेल बताता है तो आप उनको स्टडी करके बता सकते हैं। इट्स नॉट अ जनरल कोई एक ऐसा। देखिए, ये तो अपना बिलीफ सिस्टम है जी, ये तो अपना बिलीफ सिस्टम है कि आपको बिलीव करना ही नहीं करना, ये गाइडेंस है। मैं कभी नहीं कहती कि हम आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट गॉड। हम उनके गॉड के डिसाइपल हैं, वो कह रहे हैं कि आप जाओ गाइडेंस दो, तो हम गाइडेंस दे रहे हैं। हमारी गाइडेंस में वही हमने शुरू में बात की थी कि इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी इंटेंशन अच्छी है वही आगे तक जाएगा, उसी की चीज़ें लगेंगी। अब जिसको जो बिना सोचे भी अगर आप किसी को कुछ बोल दोगे ना, जा तेरा बेटा कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो जाएगा, उसे कोई रेमेडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इसमें। अच्छा रितु जी, एक और सवाल बिजनेस के रिलेटेड, जो मतलब जो लोग बिजनेस घर से कर रहे हैं, ओके, या जो अपना ऑफिस भी है, कुछ ऐसी कुछ टिप्स है आपके पास जो वास्तु रिलेटेड, कि इस डायरेक्शन में ये होना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो होना चाहिए, या घर में कहाँ ऑफिस अपना लगाएं, किस डायरेक्शन में? या बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि वास्तु हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वास्तु में क्या होता है, जैसे हम घर से काम कर रहे हैं, अगेन हम अपना हॉरोस्कोप ही देखेंगे। वास्तु में भी हमारे 2 तरह के वास्तु होते हैं, एक होता है जर्नल वास्तु, एक होता है एस्ट्रो वास्तु। जर्नल वास्तु में हम अपने 5 एलिमेंट से अपने वास्तु को बैलेंस करते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई, स्पेस। तो हम इन 5 से करते हैं। लेकिन जो एस्ट्रो वास्तु होता है, ये एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के लिए, जैसे आपकी हॉरोस्कोप आई या मेरी हॉरोस्कोप आई, तो हम अपने उसकी हॉरोस्कोप से बताते हैं आपके लिए कौन सी डायरेक्शन अच्छी होगी। क्योंकि जर्नल वास्तु तो सबके लिए, कि नॉर्थ ईस्ट की है, अपॉर्चुनिटी का जोन है, नॉर्थ में हमारे क्लाइंट्स आएंगे, ये जर्नल है। लेकिन आपके लिए कौन सी ऑफिस की डायरेक्शन अच्छी रहेगी, हम हॉरोस्कोप से देखते हैं। जैसे घर में आपने बोला कोई घर से काम कर रहा है, तो हम 4th हाउस लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज हैं, 4th हाउस हमारे घर को दिखाता है। तो हम अपना काम कहाँ कर रहे हैं, 4th हाउस को, 4th हाउस में। तो हम देखेंगे वहाँ पे किसका कौन सा प्लैनेट बैठा है, क्या उसका मैलेफिक है, वो है, पहले वहाँ से उस चीज़ों को हटाएंगे। मतलब कोई चीज़ अगर सपोज वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो हम उसे बोलेंगे कि आपके नॉर्थ ईस्ट, उसमें भी डायरेक्शंस होती हैं हमारी एस्ट्रो वास्तु में, पर्टिकुलर डायरेक्शंस को जोन कर दी है। जैसे फर्स्ट हाउस को हमने ईस्ट दिया है, 2nd हाउस को नॉर्थ वेस्ट दिया है, 3rd को हमने साउथ दिया है, 4th को नॉर्थ ईस्ट दिया है, 5th को हमने ईस्टर्न वॉल दिया है, 6th को नॉर्थ दिया है, 7th को साउथ वेस्ट दिया है, 8th को हमने सदर्न वॉल दिया है, 9th को हम सेंटर ऑफ द हाउस बोलते हैं, 10th को हम वेस्ट, 11th वेस्टर्न वॉल, 12th हमारा साउथ ईस्ट। मतलब ये हमारी हॉरोस्कोप के एस्ट्रो वास्तु है। उसके हिसाब से हम आपके चीज़ों को अलाइन करते हैं।
4th हाउस में अगर बैठा है तो हम नॉर्थ ईस्ट के जोन को हम अच्छा करते हैं। वैसे भी इन जर्नल अगर सारी चीज़ें देखें तो नॉर्थ ईस्ट की जोन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नॉर्थ हमें क्लाइंट्स देता है और ईस्ट हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो जितने भी लोग ऑफिस या घर में कहीं पे भी बैठते हैं तो हम उनको बोलते हैं नॉर्थ फेसिंग बैठे, ईस्ट फेसिंग बैठे। ये जर्नल है। जब आप अपनी हॉरोस्कोप दिखाएंगे तो हम 4th हाउस और 10th हाउस देखेंगे। अगर घर से ऑफिस से कर रहे हैं तो 10th हाउस, नहीं तो 4th हाउस। ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपरली उसको हॉरोस्कोप को स्टडी करके सोल्यूशन बताया जाए, रेमेडीज़ बताई जाए। तो लाइक एज वी रैप अप, हम लोग बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन है और बहुत ज़्यादा और भी हम लोग शायद और पॉडकास्ट करेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि और डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना एक एपिसोड में इतना ही कर सकते हैं। तो जो लोग अपना हॉरोस्कोप आपको दिखाना चाहते हैं, जो आपसे अगर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका, आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए? कोई वेबसाइट या कहीं आप? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जी, और मेरा कांटेक्ट नंबर है जी, तो वो हम लिंक्स में डाल सकते हैं। दे कैन कांटेक्ट मी देयर। ऑसम रितु जी, थैंक यू सो मच। इतना ज़्यादा मतलब नॉलेज और इतना ज़्यादा इसमें, मतलब मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज के इंटरव्यू में। और ये आई थिंक इसको हम लोग पता नहीं कितने पार्ट्स में करके रिलीज़ करेंगे इस एपिसोड को, क्योंकि बहुत ज़्यादा। सचिन जी, लास्ट में मैं कुछ एक टिप देना चाहती हूँ सारे व्यूअर्स को। मुझे लगता है कि लाइफ की हैप्पीनेस के लिए सबको एक टिप दिया जाए। बिल्कुल, हाँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में 4 प्रिंसिपल्स अपना लें सब लोग, जैसे कि क्लटर फ्री माइंड, अगर हमारा क्लटर फ्री माइंड है, फियर फ्री हार्ट, डेट फ्री लाइफ एंड ग्रैटिट्यूड, अगर आप ये चारों प्रिंसिपल अपनी लाइफ में ले आते हैं तो आपको किसी को भी, मुझे लगता है, कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वाओ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी थॉट प्रोसेस से चलती हैं। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, भूल जाएं। आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, उस पर काम करें। अपने हार्ट को बिल्कुल फ्री, मतलब फियर रखना ही नहीं है। किसका डर है? ज़्यादा कौन मार जाएगा, कुछ कर जाएगा। फियर फ्री हार्ट होगा तो क्या होगा, आप हर चैलेंजेस को, हर ऑब्स्टिकल्स को एक्सेप्ट करेंगे और उसको फाइट करेंगे। और डेट फ्री लाइफ जितना है उसमें रहे ना, शो ऑफ क्यों करना है? अगर छोटा सा आपको घर मिल रहा है, छोटा सा खाना मिल रहा है, उसमें खाएं। ग्रैटिट्यूड, आपको कोई थप्पड़ भी मार रहा है तो उसको ग्रैटिट्यूड हो, थैंक यू। तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आती है। वाह, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 चीज़ें आपने बोली। क्लटर फ्री माइंड, फियर फ्री हार्ट, डेट फ्री लाइफ एंड ग्रैटिट्यूड। ब्रिलियंट। Ritu ji, thank you so much for coming on the show and sharing your wisdom, your knowledge with us. बहुत अच्छा conversation रहा. Thanks for sharing that. Thank you so much. Thank you, Sachin ji. Thank you so much for such a beautiful episode. I know कि मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि सारा कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं था। हम और भी इंटरव्यूज करेंगे और हम लोग उसको आगे और डिटेल में कवर करेंगे। Perfect. Thank you so much. Thank you. So, ladies and gentlemen, boys and girls, that was Ritu Gupta. डॉक्टरेट किया इन्होंने एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, और बहुत सारा हमने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के बारे में बहुत कुछ सीखा इस एपिसोड में। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, और ऐसे कॉन्वर्सेशंस हम और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेके आएंगे, बिजनेस रिलेटेड, एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, बी योर ओन बॉस।